कैसे हैं आप। मैं हूं परमेश शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज हम एक केस के बारे में बात करेंगे कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस केस में क्या हुआ, और इसमें आपको जानने को मिलेगा कि आप लोन अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त क्या क्या चीज़ किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये केस आता है मेरे पास अप्रैल में किसी के रेफरेंस से। उसमें सिलेक्शन ऑफ बैंक भी ज़रूरी होता है, कैसे लोन होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि लोन टेन्योर उसको 10 साल का चाहिए, और जो उनकी वाइफ है उनको फर्स्ट एप्लीकेंट बनाना, वो स्टेट फार्म उन्होंने पहले बताया था, और हमने वो केस उठाया। ये था रोहिणी का केस, जहाँ 2 प्लॉट मिला करके एक सिंगल यूनिट बना लेते हैं। लाइक मान लीजिए 32 मीटर का प्लॉट है, एक साथ एडजेसेंट जो प्लॉट है उसका वो भी 32 मीटर का, दोनों प्लॉट परचेज कर लिए एक बिल्डर ने, उसे कंबाइन करके 64 मीटर का एक प्लॉट बना लिया। ऐसे कुछ अलाउड होते हैं, कुछ बैंकर्स अलाउ करते हैं, ऐसे केसेस में कुछ नहीं करते हैं। तो सबसे पहला तो सिलेक्शन उसी में करना पड़ता है कि क्या बैंक लोन करेगा, नहीं करेगा और कितना करेगा। सबसे पहले बात करी, क्योंकि जोड़ा बोलते हैं उसको, तो जोड़ा केस में कुछ लिमिटेड बैंक और एनबीएफसीज फाइनेंस करते हैं। बैंक में बात करी, क्लाइंट ने प्रेफरेंस दी बैंक से करा दीजिए, तो बैंक ऐसे केसेस नहीं करता है। कोई भी नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट बैंक भी मैक्सिमम ऐसे केसेस नहीं करते हैं, बट ये अलाउड होते हैं, कुछ लिमिट तक अलाउड भी होते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अलाउ भी कर देती है, बट लोग परमिशन लेते नहीं है, बट अलाउेबल होते हैं कई जगह। लेकिन ये आप चेक कर सकते हैं एमसीसी की वेबसाइट पे कि क्या 2 फ्लोर या किस साइज़ तक के वो आप कंबाइन कर सकते हैं। ऐसा केस आया, 32 मीटर का केस आया। वो सिलेक्शन था, हमारा रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की 60 लाख की। अब 60 लाख में फंडिंग करने के लिए फिर लिमिटेशन आ जाती है बैंक्स की कि जितना वाइट होता है, वाइट का 80% से ऊपर फाइनेंस वो नहीं करते हैं। अगर आपका वाइट 60 लाख रुपए का है तो उसका 80% बनता है 48 लाख रुपए। फिर भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, 60 लाख नहीं होता है। सिंस क्लाइंट ने बोला था कि मेरा वाइट 25 लाख का ही है, तो आप देख लीजिए 60 लाख और 25 लाख में कितना गैप है। अब वो भी सिलेक्शन करना था कि किस बैंक और एनबीएफसी से इनका काम होगा, क्योंकि उन्होंने अप्रोच मकान फाइनेंस को किया। हमें नॉलेज है काम करने की, बताने की किस बैंक और एनबीएफसी से आपका फाइनेंस हो सकता है और अच्छी रेट पे हो सकता है। तो आफ्टर सम डिस्कशन उनसे बताया गया कि ठीक है जी, हम फाइनेंस तो करा देंगे, बट 25 लाख में आपको 60 लाख तो फिर भी नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो अलाउेबल अमाउंट होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन अमाउंट का 200% तक। वो भी बहुत खींचतान के बात करके, रिक्वेस्ट करके बात की जा सकती है, करा जा सकता है। अब अगर वही बात करें तो 25 लाख की अगर रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें आता है 50 लाख रुपए, फिर भी रिक्वायरमेंट प्लान की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। आप क्लाइंट को रिकमेंड किया गया, बताया गया कि सर किसी भी हालत में आप सम एश्योर्ड, सॉरी अब मैं इंश्योरेंस की बात करने लग गया, सम एश्योर्ड के बजाय आप अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो वाइट का है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करिए किसी बैंक में। सेलर एग्री नहीं हो रहा था, लेकिन उनको 2-3 सॉल्यूशन दिए, सेलर एग्री हो गया और क्लाइंट ने डिसाइड कर लिया कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट इवन 30 लाख के बजाय वो 35 लाख रुपए कर लेंगे। तो 10 लाख रुपए उन्होंने अमाउंट बढ़ाया, और ये हमारे लिए भी इजी हो गया कि हम 200% तक अलाउ करते हैं मैक्सिमम। वो 180% के आसपास का हो गया, 35 लाख एक हो गया, और बैलेंस अमाउंट हम उनको होम इम्प्रूवमेंट के अंदर दे सकते हैं। इसमें भी क्या होता है कि जब फंडिंग करते हैं तो आपका ओन कंट्रीब्यूशन कितना है। कुछ बैंक्स 90% तक फाइनेंस करते हैं फर्स्ट सेलर को। मान लीजिए अगर 35 लाख की रजिस्ट्री होगी तो 35 लाख का 90% क्या हुआ, 3.5 लाख रुपए कम कर देते हैं, लगभग 31.5 लाख रुपए का चेक वो सेलर के नाम दे देंगे, बैलेंस अमाउंट बायर के नाम आ जाता है, राइट। लेकिन वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कहीं 140% देते हैं, कहीं 150% देते हैं, तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। लेकिन हाँ, एक एनबीएफसी से हमने बात की, उन्होंने एग्री कर लिया, इवन वो 90% के बजाय 100% तक वो दे देंगे सेलर को। सो आपको अपने ओन कंट्रीब्यूशन से पे करने की ज़रूरत नहीं है। 35 लाख रुपए का आप सीधा चेक सेलर का नाम लीजिए जितनी की अब रजिस्ट्री हो रही है, और बैलेंस अमाउंट
जो बचाता है 25 लाख रुपए का, वो दे देंगे बायर के नाम पे। तो क्लाइंट एग्रीड समहाउ, ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा था उनके सिविल स्कोर के हिसाब से। सिविल स्कोर वैसे तो बाद में मालूम पड़ा मैं, लेकिन एक क्लाइंट ने अपना स्कोर बता दिया था। तो उनका सिविल स्कोर था 756 और दूसरे का उनको कंफर्म नहीं हो पा रहा था एप्लीकेंट का, तो वो नहीं बताया। 756 के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आता 7.85। अब क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट की थी बताया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था कि नहीं हमें मुझे स्पाउस को ही, अपने फीमेल स्पाउस को ही अपना एप्लीकेंट बनाना है। तो एप्लीकेंट जो बनाने के बाद उनका सिविल स्कोर जो निकला वो निकला -1। अब दिक्कत यहाँ आ गई सबसे पहले कि जो मेन एप्लीकेंट होता है, अब यहाँ पर भी एक चेक करना पड़ेगा आपको, किसी बैंक एनबीएफसी में आप बात करेंगे ध्यान रखिए कि कुछ बैंक एनबीएफसी किसका सिविल स्कोर पे लोन देते हैं वो चेक करना पड़ता है। कुछ करते हैं एवरेज, दोनों का एवरेज कर लिया उसके हिसाब से करेंगे। कुछ करेंगे जिसका हाईएस्ट सिविल स्कोर है उसके हिसाब से करते हैं। कुछ कहते हैं जिसका लोअर सिविल स्कोर है उसके हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या थी, जिसका भी मेन एप्लीकेंट है, जो भी मेन एप्लीकेंट है, ये रेस्पेक्टिव सिविल स्कोर दूसरे वाले का चाहे 800 प्लस हो कुछ वो नहीं काउंट करेंगे। जो मेन एप्लीकेंट है उसी का सिविल स्कोर काउंट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली ही इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा। अब दिक्कत क्या हुई, इनका सिविल स्कोर निकला -1। अब -1 तो वैसे लोएस्ट होता ही है, बट उसको एक कैटेगराइज कर रखा है बैंक्स ने, एनबीएफसीज ने, कि -1 सिविल स्कोर वाले को किस सिविल स्कोर की कैटेगरी में देकर के स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो -1 इज इक्विवेलेंट टू यहाँ पर 725 से लेकर 749 सिविल स्कोर के इक्विवेलेंट उन्होंने कर रखा है। तो अगर मैं 725 और 749 का सिविल स्कोर में रेट पे देखूँ इनका, तो रेट आता है 8.15। हालांकि लोन सैंक्शन हो गया था, इन प्रिंसिपल सैंक्शन आ गया, उसमें इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं होता है। अब कुछ दिनों बाद क्लाइंट के पास मिल जाती है कि आपका इंटरेस्ट रेट है 8.15, आपका टेन्योर है लगभग 23 साल, 60 लाख, और आपका इसके इंश्योरेंस आपको जो करवानी होगी वो कॉस्ट पड़ती है 3,02,000 रुपये। अब क्लाइंट सरप्राइज था, उन्होंने मुझे इमीडिएटली फ़ोन किया, बात की कि सर ये मेरे डायरेक्ट कॉल आई है, बात करी है और ये चीज़ आई, और क्लाइंट ने एग्री भी कर चुका था। उसके डिस्कशन हुआ, उन्होंने बात की बैंकर ने कि सर आपका लोन इंश्योर हो जाएगा, लगभग 2,000 रुपये के आसपास की EMI आएगी, क्योंकि जो उन्होंने टेन्योर बढ़ा दिया उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली 3 लाख की EMI बना दी उनको, 2-2,500 रुपये के आसपास की वो EMI दिखा दी कि आपका पर मंथ इतना आएगा, और उनसे वर्बली अप्रूवल ले लिया। तो क्योंकि क्लाइंट पहली बार लोन ले रहे हैं तो उसको तो आइडिया नहीं है, ठीक है जी लोन इंश्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, 3,02,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको ऐड कर दीजिए, और जब मैं लोन क्लोज करूँगा तो मेरा लोन EMI ख़त्म हो जाएगी। बट यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि जो अमाउंट 3,02,000 रुपये है वो आपका जब तक लोन चलेगा तब तक के लिए नहीं है, ये आपके एक तरह से आपको लोन दे दिया उन्होंने, आपको इंश्योरेंस भी कर दिया, और 10 साल के लिए उन्होंने इंश्योरेंस कर दी, ताकि आपका जो 60 लाख का लोन है वो आप 10 साल के लिए इंश्योर्ड हो गया। बट इसकी अगर आपने, जब मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि क्लाइंट ने 10 साल का टेन्योर मांगा था, तो ऑब्वियसली अभी वो टेन्योर तो 10 साल का ही करना पड़ेगा। जब हम इसको 10 साल का टेन्योर करते हैं 60 लाख के सम एश्योर्ड के 60 लाख के लोन अमाउंट के साथ 3,02,000 रुपये का, तो 3,02,000 का जो EMI आती है अप्रोक्सीमेटली 3,700 रुपये की आती है। क्लियर? 3 लाख रुपये अगर जो इंश्योरेंस का अमाउंट होगा उसकी EMI आएगी 3,700 रुपये, और 3,700 रुपये अगर 10 साल तक अगर आपको पे किया तो लगभग आपको 4 या 4.5 लाख रुपये टोटल आपको पे करने पड़ेंगे। या 3,700 रुपये को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12×3=36, 12×7=84, 12×6=72, 1284, लगभग ये अमाउंट हो गया आपका। एक मिनट, आपका कैलकुलेटर भी कहाँ है हमारा, 3,700 एग्जैक्ट देख लेते हैं, 3,750 × 12, हाँ लगभग 45,000 रुपये। सो 45,000 साल का लगभग 10 साल में आपको 4.5 लाख रुपए के आसपास आपको लगभग आपने उनको पे करें। अब यहाँ पर आप देखिए कि 60 लाख के लोन के लिए अब एप्लीकेंट कॉम्प्लीकेंट दो हैं। बैंकर ने इंश्योरेंस करी मेन एप्लीकेंट की, ठीक है, वो पूरे टेन्योर के लिए कर दी होगी उन्होंने, 20 साल 10 साल, हालांकि 10 साल का टेन्योर दिया उन्होंने, इंश्योरेंस दी उन्होंने 10 साल के लिए, EMI बताई है उन्होंने 23 साल की, 223 साल की है क्या है
जो मेन भेजी उन्होंने 2000 समथिंग की, तो क्लाइंट ने इमीडिएट एग्री कर लिया, ठीक है 2000 पर मंथ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस भी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। बट आप ये देखिए कि 2-3 लाख रुपए का अगर मैं एक्चुअल में 10 साल की EMI बनाऊंगा तो 3700 रुपये पर मंथ पर लाख बनेगी, और साल का जाएगा लगभग 45,000 रुपये, जिसमें इंश्योरेंस होगी 1 पर्सन की। व्हाट अबाउट अगर को एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो लोन तो इंश्योर नहीं है। अब लोन इंश्योरेंस किया आपने 50% ओनली मेन एप्लीकेंट का। तो मैं बैंकर्स को ये कहना चाहता हूँ जब भी मेरी बात होती है कि आप इंश्योरेंस जरूर करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो एंटायर टर्म के लिए करिए, जितना भी प्रीमियम आ रहा है, 3 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, 10 लाख आ रहा है, एंटायर टर्म के लिए करिए। और दोनों एप्लीकेंट्स का करिए अगर दोनों अर्निंग मेंबर्स हैं। अगर स्पाउस अर्निंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो अर्निंग मेंबर है, जिसकी इनकम पे पूरी लायबिलिटी है EMI पे करने की, उसको इंश्योरेंस करना, उसका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। अब इस फैमिली में क्या था, 90,000 रुपीज़ की पर मंथ की इनकम है फीमेल की, जो मेन एप्लीकेंट है, और को एप्लीकेंट की लगभग 50 से 55,000 रुपये के आसपास की उनकी सैलरी है। ठीक है, वो प्लस माइनस होता रहता है दोनों का, कभी इंक्रीज़ होती है, कभी डिक्रीज़ होती है, किसी का इंक्रीमेंट लग गया, किसी का नहीं लगा, दोनों गवर्नमेंट जॉब में। अब एक एप्लीकेंट की आपने इंश्योरेंस तो कर दी, दूसरे की नहीं करी, कल को एक एप्लीकेंट की डेथ हो गई तो जो लायबिलिटी है 60,000 पर मंथ की, वो मेन एप्लीकेंट पे आ गई। पूरी फैमिली का एक्सपेंसेस जो हो रहे थे, EMI जो डिसाइड करी गई थी, वो दोनों की इनकम के बेसिस पे थी। क्लाइंट ने भी जो डिमांड की थी 10 ईयर्स की, वो इसलिए डिमांड की थी कि उनकी ओवरऑल इनकम 1,40,000 पर मंथ है, तो 10 साल की EMI भी आराम से दे सकते हैं। नाउ अगर एक एप्लीकेंट का कुछ हो गया तो वो 10 साल की EMI देना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेन एप्लीकेंट के लिए। आप समझ रहे? तो आपको डिसाइड करने के लिए आपको टेन्योर भी डिसाइड करना चाहिए, आपको 10 साल का लेना है, 20 साल का, 15 साल का, वो भी एक अलग मैटर है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप समझेंगे कि टेन्योर कौन सा देना चाहिए, कैसा देना चाहिए। अब आप ये बताइए कि क्या 45,000 रुपये साल का दे करके खाली 60 लाख की इंश्योरेंस लेना वाइबल है? मैं तो नहीं कहता, क्योंकि मैं लास्ट 20 ईयर्स से इंश्योरेंस का भी काम कर रहा हूँ। जब मैंने उनका इंश्योरेंस देखा, सी इज़ फीमेल, नॉन स्मोकर, और उनका 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया मैंने उनको एक रिकमेंड किया टर्म प्लान। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस 45,000 रुपये साल में आपको लोन भी रिपे करना है, 3 लाख वो भी पे करना है, इंटरेस्ट भी ज़रा है। और अगर मैं खाली इंटरेस्ट भी ले लेता हूँ 45,000 की जगह, अब 3 लाख रुपये, आप देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको चेक करिए कि क्या चीज़ें सही भी है नहीं है। इंटू 8.15 रेट ले लेते हैं जो करंट ऑफर आया उनका, 24,450 एक साल का इंटरेस्ट आता है, और 3 लाख रुपये आपको पे भी करने हैं। क्लियर? क्योंकि आपने 3 लाख का लोन लिया है, तो 1 लाख का लोन पे 24,000 रुपये साल का इंटरेस्ट देना है। और इंश्योरेंस कवरेज आपने कराई मेन एप्लीकेंट की, पूरी भी इंश्योरेंस दे लिया आपने, 24,000 रुपये साल का ब्याज भी दोगे आप। इसके साथ साथ आपको 3 लाख रुपये लिया, वो 10 साल में रिपे भी करना है। अगर मैं 10 साल के अंदर डिवाइड कर लूँ उसको, 120 मंथ से ही डिवाइड कर लेते हैं फ्लैट, ठीक है। ये तो ब्याज हो गया 24,000 में, और 3 लाख डिवाइडेड बाई 120 मंथ, लगभग 2,500 रुपये पर मंथ। लगभग 2,500 से 3,000 रुपये के मान के चलिए पर मंथ आपको प्रिंसिपल भी रीपे करना है 24,000 के साथ, साल के साथ 2,500 पर मंथ इंटू 12, 30,000 रुपये साल का हो गया। तो 30,000 रुपये साल का आपको प्रिंसिपल भी पे करना है, 24,000 रुपये साल का आपको ब्याज देना है। उसकी बजाय अगर आपको टर्म प्लान के लिए इसी एज के लिए 38 एज है, सिस फीमेल, ठीक है, उसको अगर मैं लोन के साथ एक टर्म प्लान रिकमेंड कर दूं जिसकी इंश्योरेंस अमाउंट जो प्रीमियम आ रहा है वो 10,750 रुपये आ रहा है, जो 10 साल पे करना है 10,750, कोई लोन रिपे नहीं करना उसमें, 3 लाख का कोई बर्डन नहीं है क्लाइंट के ऊपर। आप देखिए 24,000 रुपये ब्याज देना था साल का, उसकी बजाय 10,000 रुपये साल का पे करिए,
कोई 3 लाख रुपये आपको वापस भी नहीं लेना, कोई लोन नहीं लेना आपने, 10,750 आपको पे करना है और 10 ईयर्स पे करना है। लेवल सम एश्योर्ड रहेगा, इन केस कोई मिस हैपनिंग होती है मेन एप्लीकेंट की, ठीक है, तो 60 लाख रुपए फीमेल को नॉमिनी को मिलेगा, उससे जाकर के वो अपना लोन रिपे करे। 50 लाख बचा 50 दे, 10 लाख अपने पास रखे, 40 लाख रहा तो 20 लाख अपने पास रखे, तो 10 साल के कवर था, 10 लाख का लोन हो गया। लेकिन ये जो मैंने 10,750 में प्रीमियम बताया, ये प्रीमियम और भी कम हो सकता है, बट मैंने आपको जो कवरेज दी है उनको कवरेज दी है अगले 20 साल के लिए, सो दैट नेक्स्ट फ्यूचर में आज टर्म प्लान अगर ले भी रहे हैं, अगर लोन लायबिलिटी खत्म भी हो जाएगी तो अगले 20 साल तक की उनकी कवरेज रहेगी। तो 20 साल की कवरेज होगी लगभग 58, जब तक वो वर्किंग है, रिटायरमेंट एज तक जब तक वर्किंग है, उनकी 60 लाख की इंश्योरेंस कवरेज रहेगी। ओनली 10 ईयर्स पे करना है, 10,750 साल का पे करना है, 10,750 इंटू 10 लगभग 1,07,000 रुपये पे करना है ओवरऑल आपको 10 साल के अंदर। वहाँ आपको पे करना पड़ रहा है 4 लाख रुपये। आपका 10 साल में इंश्योरेंस भी खत्म हो जाएगी, राइट। ये आपको 1,10,000 रुपये पे करना है अगले 10 साल में, 1,07,000 रुपये, जो इंश्योरेंस कवर मैं 20 साल तक दूंगा आपको मैं। तो क्या वो इंश्योरेंस लेना जरूरी है आपके लोन के साथ में? तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अगर जब भी आप लोन लें, इंश्योरेंस जो का प्रीमियम अगर आपके पास आता है, कोटेशन अगर आती है, ये बैंकर्स कभी आपको बताएंगे नहीं, पहले कभी नहीं बताते। आपको बस ये चेक करना, सबसे पहले बात करनी है कि मेरा इंश्योरेंस कितना हुआ, कब तक होगा, क्या कवरेज रहेगी, और उस कवरेज को अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र को भेज के डिस्कस करिए कि मेरे को लोन वाले ने 3 लाख का प्रीमियम बताया, इसके अंदर मेरे को इंश्योरेंस कवरेज नहीं बताई है, क्या इंश्योरेंस कवरेज मुझे बताइए कि क्या ये मैं लोन इंश्योर्ड रहेगा भी रहेगा। एक रिसेंटली आपको एक केस बताता हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि एक मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जिनका मैंने लोन कर रखा था, इंश्योरेंस शायद उन्होंने नहीं कराई कभी भी, लेकिन अभी उनका रिसेंटली फ़ोन आया, उनके कोई रिलेटिव है, रिलेटिव है जिन्होंने लोन ले रखा था अपनी मदर और ब्रदर के साथ, और हस्बैंड वाइफ 5 मेंबर थे। बैंक का नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगा कहाँ से कराया, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। उनको 1.5 करोड़ का लोन लिया था उन्होंने आज 2024 में। साथ साथ उनकी जब ये बैंकर्स इंश्योरेंस करते हैं तो ये इंश्योरेंस कुछ भी आपके ऐड कर देंगे और क्लाइंट को एग्री करना पड़ता है। उनको लगता है कि यार मेरा लोन होगा नहीं होगा, जो बैंकर चाहता है वो करा लो, बैलेंस अरेंजमेंट देख लेंगे। क्योंकि जब लोन 1.5 करोड़ का होता है, 1.5 करोड़ के लोन के अंदर 2,21,000 रुपये का उनको इंश्योरेंस प्रीमियम कर दिया, बैलेंस अमाउंट सेलरग्राम चेक बना दिया। तो क्लाइंट ने मान के चला कि चलो ठीक है जी, 1,47,80,000 का मुझे फाइनेंस हुआ, साइन करा दिए गए 1.5 करोड़ रुपये पे, क्योंकि 2,21,000 रुपये का उनको इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे किया। अब अनफॉर्चुनेटली कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी डेथ हो जाती है, मेन एप्लीकेंट की, जो जिसकी इनकम पे लोन बनाया था और ब्रदर की इनकम पे लोन बनाया था, एक की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद क्योंकि लोन 2.25 लाख रुपये दी है क्लाइंट को, तो पूरी फैमिली को पता था लोन इज इंश्योर्ड, क्योंकि उनको बताया गया था कि इंश्योरेंस ले लिया। अब जैसे मेरे पास फ़ोन आता है क्लाइंट का कि सर ऐसे ऐसे इंश्योरेंस हुई थी, लेकिन वो बैंकर मना कर रहे हैं। अब पूछा गया वहाँ पे, तो क्लाइंट को बता दिया गया है ठीक है जी, नहीं सर ऐसा है, अगर आपने जो इंश्योरेंस ली थी वो मदर की इंश्योरेंस करा ली थी, मदर की एज थी ज़्यादा और उन्होंने मदर की इंश्योरेंस करा ली थी। देखिए इसके अंदर एक सबसे बड़ा इशू क्या आ गया है कि क्या आपको पता है कि किसकी अनफॉर्चुनेट डेथ पहले होगी या किसकी बाद में होगी? जो अर्निंग मेंबर था, जिसके बेसिस पे EMI पे करनी थी, उसकी आपने इंश्योरेंस नहीं करी, प्रीमियम भी ले लिया 2.25 लाख रुपए, उसका ब्याज भी 2.25 लाख रुपए, अगर मैं 7.5% ब्याज भी लूँ तो लगभग 1.25 लाख रुपए तो साल का ब्याज भी चला गया उनका, और 2,21,000 भी देना, और क्लेम भी नहीं मिला। अब EMI पे करने की दिक्कत, क्योंकि एक ही फैमिली मेम्बर कैसे मैनेज करेगा? कोई फैमिली मेम्बर नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं थी उनकी, वो छोटी मोटी जो इंश्योरेंस होती है 1 लाख 2 लाख 5 लाख की जो इंश्योरेंस कराई होती है वो इंश्योरेंस है, उससे जो पैसा आएगा उससे क्या लोन रिपे हो जाएगा? अब दूसरा फैमिली मेम्बर जो ब्रदर है, क्या वो पूरी लायबिलिटी ले लेगा उसकी? शायद उसको भी दिक्कत आएगी, वो कैसे मैनेज करेगा? तो जब भी आप लोन कराते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन के साथ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो इंश्योरेंस को क्लियरली समझने की कोशिश करिए पहले। ऐसा नहीं है कि 2 लाख का प्रीमियम करके सर इंश्योरेंस कर दिया हमने, नहीं, आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए, पूछिए उनसे, बैंकर से आपके, कि आपने जो मेरी इंश्योरेंस करी है या जो करने जा रहे हैं, आप मुझे इंश्योरेंस कवरेज बताइए कितनी है, कब तक रहेगी, कैसे रहेगी।
अब यहाँ दिक्कत क्या आती है कि आप जब इंश्योरेंस कराते हैं बैंकर से, वो बड़ा हाई प्रीमियम है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि 3 लाख का इंश्योरेंस, आप 3 लाख रुपये आपको पे कर रहे हैं, उसका ब्याज भी दे रहे हैं और एक सिंगल एप्लीकेंट का इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो क्या आप इंश्योर हो गए? नहीं। वेरेज उसके अगेंस्ट आप 10,000 रुपये की इंश्योरेंस में भी आपका काम चल रहा है साल का, तो आप 4 गुना पे क्यों कर रहे हैं? इवन 5 गुना पे कर रहे हैं आप उसके लिए। 5 टाइम्स 10,000 रुपीज़ पर एनम के अगेंस्ट आप 45,000 रुपये साल का पे कर रहे हैं। तो क्या ज़रूरी है आपको बैंकर से इंश्योरेंस लेना? हाँ, कई बार एक लालच आ जाता है कि आपको जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आता है, बैंकर कहता है जी हम तो उसके बगैर करेंगे नहीं। यही मेरे क्लाइंट के साथ हुआ, सेम इंस्टीट्यूशन। तो बात करी क्लाइंट से, क्लाइंट को डायरेक्टली अप्रोच किया बैंकर ने, क्योंकि देखिए हर आदमी चाहता है मेरी इंश्योरेंस हो जाए। तो उसको पता तो नहीं था ना कि 3 लाख रुपए पे करने की बजाय अगर उसका काम 10,000 रुपये साल में होता है तो वो 3 लाख वन टाइम क्यों पे करेगा। अब उसको क्लियरली मना कर दिया गया कि नहीं जी, विदाउट इंश्योरेंस तो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि क्लाइंट ने एक बार एग्री कर दिया उनको कि जी मैं कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए 3 लाख ऐड कर दीजिए, मुझे खुद ही इंश्योरेंस होनी चाहिए। उसको एक्सप्लेन नहीं करा गया कि आपकी दोनों की इंश्योरेंस है, क्योंकि इनकम जिसकी है लोन के अंदर और फैमिली के अंदर जो इनकम आ रही है, जब तक वो दोनों 3-4 मेंबर्स इंश्योर्ड नहीं हो या प्रोपोर्शनल बेस पे भी एटलीस्ट इंश्योरेंस ना हो, तो उसकी इंश्योरेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो बड़ा लंबा वीडियो हो गया। इसके बाद एक क्या होता है, तो मेरे कहने का नटशल ये है कि आप कोई भी लोन का इंश्योरेंस लेते हैं तो आप सबसे पहले आप अपने अगर लोन ले भी रखा ना, आपने इंश्योरेंस ले रखी थी, इमीडिएटली अपने बैंकर को बात करिए, फॉलोअप करिए, उनसे पूछिए कि भैया मेरी इंश्योरेंस है अभी तक कितनी है। कुछ क्लाइंट्स की मैंने देखा है कि इंश्योरेंस ही खत्म हो चुकी है और आज ऐसे ही बैठे विदाउट इंश्योरेंस। अब बात आती है कि क्या टर्म प्लान इंश्योरेंस का एक सोल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस किस लिए करी जाती है? इंश्योरेंस करी जाती है इन केस क्लाइंट की डेथ हो जाती है। ऑप्शन तो बहुत हो सकता है, लेकिन मेन ऑप्शन होता है कि अगर क्लाइंट की जो मेन अर्निंग बर्ड है, जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का, अगर उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद जो लायबिलिटीज़ हैं, EMIs, दूसरा फैमिली मेंबर अगर पे करने में सक्षम नहीं है, तो दिक्कत आती है कि वो प्रॉपर्टी सेल होगी, डिस्ट्रेस सेल होगी, जो सेविंग करी वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकती है, बच्चे घर से बाहर जा सकते हैं, या बहुत से इश्यूज होते हैं। तो एटलीस्ट जो लो लायबिलिटी ली है आपने, लो लायबिलिटी, वो कवर हो जाए, राइट। तो उसको कवर करने के लिए अगर डेथ होती है तो पैसा आता है। पैसा आप लाइफ इंश्योरेंस कवरेज से, जो टर्म प्लान बोलते हैं, जिसमें लोएस्ट प्रीमियम और हाईएस्ट कवरेज होती है, तो आप उसको टू द एक्सटेंट ऑफ लोन टेन्योर अगर कर लें, आपका 20 साल का टेन्योर है तो 20 साल का ही इंश्योरेंस कवरेज लें। आप उसको 30 साल, जैसे मैंने अभी इनको 20 ईयर्स तक दे दिया है, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिकमेंड किया है, ठीक है। अदरवाइज अगर इसको 10 ईयर्स में रिस्ट्रिक्ट करता तो प्रीमियम और कम आ जाता। तो एटलीस्ट आप जितना लोन अपना लिया है उसका लोन टेन्योर तक रिस्ट्रिक्ट करिए, ठीक है। तो लोन से इंश्योर्ड हो जाएगा। कोई मिसहैपनिंग ड्यूरिंग द टर्म हुई, दोनों मेंबर्स का 50-50% या 65%, जो भी जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली आप इंश्योरेंस लीजिए आपके इसके। तो अगर एक मेंबर को भी डेथ हो जाती है, दूसरे मेंबर की, अगर जैसे मैंने अभी ये 10,000 का बताया, इस केस में अगर मैं उनको रिकमेंड करूँ तो मैंने उनको रिकमेंडेशन दी कि आप क्यों ना, आप ये जो 45,000 साल का दे रहे हैं, इसकी बजाय आप 60 लाख की आपकी वाइफ की ले लीजिए, जिसकी 10,000 समथिंग प्रीमियम है, और 60 लाख का आप ले लीजिए, लगभग शायद उनका 15 या 16,000 रुपये उनका प्रीमियम आएगा। तो 25,000 रुपये साल का अगर ले करके आप दोनों को इंश्योर कर रहे हैं 60 लाख रुपए का, एनी ऑफ यू, अगर किसी एक को भी कुछ होता है तो एंटायर लोन रीपे हो जाएगा। आपको कोई लायबिलिटी नहीं, कोई रीपे करने, कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की, राइट। तो ये होता है लोन इंश्योरेंस। ऐसा नहीं कि कुछ भी इंश्योरेंस कर दिया, कुछ भी पैसा ले लिया, क्लाइंट को बताया नहीं, और वो क्लाइंट बाद में परेशान होता है, पैसा भी देते हैं, EMI भी देते हैं उसकी, और बाद में उनको क्लेम भी नहीं मिलता है। तो मैं आप सभी की रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई आप होम लोन लेते हैं तो आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करिए, और अगर आप अपना इंश्योरेंस का कवर लेना भी चाहते हैं, मुझसे भी कॉल कीजिए। अगर आपका कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र नहीं है आपके पास, मैं आपको एडवाइस करूँगा, बताऊँगा कि आपको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए। आप वैसे भी पॉलिसी बाजार में जा करके इंश्योरेंस लेते हैं, वन टाइम लेते हैं, मेरी तरफ से अगर मुझे कॉल करेंगे तो मेरा स्टाफ आपको सर्विस भी देगा, बात भी करेगा। फ्यूचर में आपको लोन की रिक्वायरमेंट कभी होगी तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि आपका बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो किस रेट पे कर सकते हैं, और बैलेंस ट्रांसफ़र करने की कॉस्टिंग क्या आती है, सेम ये चीज़ें होती हैं।
कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे करना पड़ रहा है, लोन इंश्योरेंस करना कितना पड़ रहा है, आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो कितनी पे करनी पड़ रही है, कि क्या वो वाइबल है पे करना, वो भी कैलकुलेशन मैं आपको दूंगा। आपको डिटेल में डेफिनेट जो भी डिस्कशन होगा हम वो डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे जो क्वेरी करेंगे, जैसे भी क्वेरी करेंगे, उसका आपको आंसर मिलेगा और एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मेरी तरफ से मिलेगा, क्योंकि मुझे लास्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब मैं ये नहीं कहता कि एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस तो सभी को होता है, बट एक ये भी कह सकता हूँ आपको कि मेरी तरफ से कोई भी फॉल्स कमिटमेंट या आपको कुछ एडवाइस जो होती है, किसी कोई गलत एडवाइस अपने बेनिफिट के लिए, सेल्फ बेनिफिट के लिए मैं नहीं दूंगा, ना मेरा स्टाफ देगा। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है तो आप मुझे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ये गलत चीज़ एडवाइस की जा रही है या आपको कोई डाउट है। हालांकि ये ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में कभी, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको कहीं है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा लंबा वीडियो हो गया। इस केस के बारे में तो बहुत चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। तो ये शायद आप नेक्स्ट वीडियो में इसके 1-2 और एस्पेक्ट थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो भी आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी में क्या क्या इशू था। वो मुझे आप अपने मेरे नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं थोड़ी देर में बना दूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आप देखना कि प्रॉपर्टी पेपर में क्या इशू आए थे और उसका क्या सॉल्यूशन था। आपने डिस्कशन करने के बाद तो क्लाइंट को हमने उनको एडवाइस किया और फ्यूचर में उनको दिक्कत ना आए उसके लिए भी हमने क्या एडवाइस किया, वो आप उसमें नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो इसके बारे में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताएंगे, और इस वीडियो को जहाँ तक जितना भेज सकते हैं शेयर कर सकते हैं कि सभी को दिक्कत ना हो। खासकर लोन इंश्योरेंस के बारे में तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और आपका अपना ज़रूर चेक करिए कि आपने कितना प्रीमियम पे किया है, आपकी इंश्योरेंस है भी या नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं आपकी इंश्योरेंस ही ख़त्म हो गई हो और आप उसको इमीडिएट इंश्योरेंस आज लीजिए। कल का किसी को नहीं पता। आज की डेट में लोग कहते हैं कि जब मैं हेल्दी होऊंगा या रिटायरमेंट के टाइम पे मैं इंश्योरेंस करा लूँगा, उसी टाइम मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तब तक मेरे जैसे लाइक बोलते हैं ना हेल्थ इंश्योरेंस की, आप आज की डेट में किसी को नहीं पता कि आप इंश्योरेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप हेल्थ की नहीं पता है, आदमी का कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कल चला जाता है, पता नहीं चलता। फ्यूचर का किसको बचा। तो कभी भी इंश्योरेंस जो बात करी जाती है, अगर आपको लगता है कि आपको इंश्योरेंस की कमी लग रही है, कुछ कमी लग रही है, आप इमीडिएटली इंश्योरेंस लीजिए। कल का वेट मत कीजिए, कल का किसी को नहीं पता। इवन मुझे भी नहीं पता कि कल को मैं आपको एडवाइस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कोई लास्ट वीडियो हमारा, या हो सकता है फ्यूचर में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं। तो आप प्लीज़ मेरी बात का ध्यान रखें, बात करें, अपने एडवाइज़र को कॉल करें। और मैं तो ये कहूँगा कि आपका एडवाइज़र नहीं है और जो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है, सर्विसेज नहीं है आपके पास, आप मुझे डेफिनेटली कॉल करें, किसी भी टाइम कॉल करें। मेरा नंबर आप मेरे वीडियोस में, किसी भी वीडियोस में देख सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो में भी आपको मिल जाए या कमेंट बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। स्टे इन्फॉर्म्ड, मेरा वीडियो देखते रहें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। जितना शेयर करेंगे हर आदमी को बेनिफिट होगा। मैं चाहता हूँ ये लोगों को इंश्योरेंस हर आदमी की हो, टर्म प्लान हर आदमी ले, चाहे छोटा ले बड़ा ले, इंश्योरेंस जरूर कराएं। जय हिंद, नमस्कार।